हेलो भैया। हाँ बोलो। सिलेबस कैसे होगा? सारी चीज दे चुके हैं इसी फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन्होंने। जावा प्रोग्रामिंग दे रखा है, डीएस एल्गो दे रखा है, नेटवर्किंग, ओएस, फिर आपका जावा स्क्रिप्ट दे रखा है, सी सी प्लस प्लस दे रखा है। इतने कम टाइम में इतने सारे चीज कैसे करेंगे भैया? कुछ होगा होगा बताओ, कुछ होगा। बताओ। हाँ भैया कुछ बताओ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा हेक्टिक डे जाने के बाद कुछ कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ना घर में पढ़ाई हो पा रही है ना कॉलेज में पढ़ाई हो पा रही है। कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें? एक रोड मैप दो, एक रोड मैप दो, हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, दिन में कैसे टाइम मैनेज करें, ये सब चीज़ पे एक वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। आपका जो सिलेबस है पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, आज हम तीन सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तीन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो सिलेबस का सिलेबस का जो डिज़ाइन किया गया है वो डायरेक्टली प्लेसमेंट को देखते हुए किया गया है। जितनी भी प्लेसमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, जो जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टू द पॉइंट वही सब्जेक्ट को रखा गया है इन सब यूनिवर्सिटीज़ में। और महाराष्ट्र के हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग सेम सिलेबस है। कुछ कुछ अलग है, कुछ सब्जेक्ट्स अलग हैं। अगर आप देखो तो पूरा लगभग सेम सिलेबस ही है। कहीं कहीं सी प्लस प्लस में जावा डीएसएल को करवा रहे, कहीं कहीं जावा स्क्रिप्ट में करवा रहे, तो ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रही एक साल ये कंप्लीट कैसे होगा पूरा, तो उसकी तो खैर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ही। मेहनत के अलावा आपको कोई रास्ता नहीं है कि ये कंप्लीट हो जाए। एक रोड मैप मैं आज देने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आपको पढ़ना है, किस तरीके से जो आपको ये कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही ज़्यादा टफ मानी जाती है। पुणे यूनिवर्सिटी की सिलेबस ऑल ओवर इंडिया में सारी यूनिवर्सिटी से टफ मानी जाती है। ये मैंने पहले वीडियोस में बता रखा था और अब आप लोग इसका रियलाइज़ कर रहे होंगे कॉलेज में जा कर के। इतना हेक्टिक शेड्यूल्ड होने के बाद भी इतनी टफ सिलेबस को कंप्लीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप सोचो, जावा तो दिया गया ही है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट से आपको डीएसएल को करनी है, फिर आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप यूज़ करके एक प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करनी है। अभी आई थिंक सारे वेबसाइट बना करके कर भी रहे होंगे। फिर मिनी प्रोजेक्ट है जावा से, फिर आपका सॉफ्ट स्किल हो गया, या फिर GE2 करके एक पेपर है, मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगा आपको, तो आप देख सकते हो कितना हेक्टिक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कवर कैसे करें? इन सब चीज़ों को करना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि कॉलेज के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते, अपने से भी करना है। और कॉलेज में जाना कितना कंपलसरी है, 75% अटेंडेंस भी रखना है, लेकिन कॉलेज में हमें जाना कितना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, आपको भी इस तरह ये तो मिल ही गया होगा। तो ये देखिए हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। ये सेमेस्टर 1 में आप देख सकते हो क्या क्या है। जावा प्रोग्रामिंग दिया है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम दिया है, और डेटा स्ट्रक्चर डीएस एल्गो जो है आपको पुणे यूनिवर्सिटी में जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके करनी है। जावा स्क्रिप्ट जो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए यूज़ करते हो, वो यूज़ करनी है आपको डीएस एल्गो में। तो आपको दो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, दो लैंग्वेज। तो आप सोच सकते हो, अगर आप एक नॉन CS बैकग्राउंड से हो तो आपको कितनी दिक्कत होगी, कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो DSL को आपको जावा स्क्रिप्ट्स पे करनी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, ये भी आपको पढ़नी है। अगर आप BSc CA से होगे तो आप पढ़े होगे। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर नेटवर्किंग है, फिर ओपन कोर्स 1 और ओपन कोर्स 2 है। तो ये जब आप पूरी PDF देखोगे तो इसमें कुछ कुछ दिए गए हैं सब्जेक्ट, जैसे डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, फिर आपका और मेन टॉपिक्स दिए हैं। उसमें से आपको चॉइस है, आप जो भी करना चाहते हो। कोर्स 1 और कोर्स 2 में आप मल्टीपल चॉइस, मतलब एक ऑप्शन दिया गया है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। कोई बहुत सारे बच्चे डेटा साइंस करते हैं, कोई डेटा एनालिस्ट करते हैं, तो ऐसे करके आप चूज़ कर सकते हो ये सिलेबस। और फिर एक प्रैक्टिकल होगा, फिर मिनी प्रोजेक्ट जो है आपका जावा में होगा। मैंने बोल रखा है कि एक जावा में मिनी प्रोजेक्ट होगा, जो ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मिनी प्रोजेक्ट है जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में दिखानी होगी। फिर आपका एक सॉफ्ट स्किल है। तो आप देख सकते हो इतने सारे, मतलब टोटल आपको 10 सब्जेक्ट, मतलब कि टोटल 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अब दिसंबर जनवरी फेब 3 मंथ्स में 3 मंथ में आपको 10 सब्जेक्ट करने हैं। और इसमें से 10 सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल अलग होंगे, मतलब फिर प्रेजेंटेशन अलग होंगे,
प्रोजेक्ट भी सबमिट करनी है इसी में, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है हमारी ये सिलेबस। फिर सेकंड में आप जैसे देख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है, ऑप्टिमाइजेशन है। फिर आप धीरे धीरे कम सिलेबस जो है आपका वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, मतलब सेमेस्टर 2 में कम होगा, सेमेस्टर 3 में और थोड़ा से भी कम हो जाएगा। ये पुणे यूनिवर्सिटी की अलग ही नियम है, पहले ही एडवांस दे देते हैं सारे, फिर धीरे धीरे कम करते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पहले धीरे धीरे करते हैं फिर एडवांस ले जाते हैं, क्योंकि जो आपकी सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में सीधा इंटरव्यू बस इसी से पूछता है। ये आप पढ़ लो, ये अच्छे से आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो, आपकी जो है जॉब गारंटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो इतनी सारे ही सिलेबस आपको करवाते हैं, जॉब प्रिपरेशन करवाते हैं, अगर आप सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये रही पुणे यूनिवर्सिटी की। चलिए अब हम देख लेते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की और फिर एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की देखेंगे। तो ये देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी की हमारा सिलेबस है ये, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो ये देखिए तो ये देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी की सिलेबस है। यहाँ पे इफेक्ट 2021 पुराना है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होते ज़्यादा। तो आप ये मत सोचिएगा कि 2020 और 2021 के है तो इस बार चेंज हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है, सेम सिलेबस ही रहते हैं। तो ये देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी में पहला है मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस 1, फिर एडवांस जावा इसमें भी है, जैसा कि आप पुणे यूनिवर्सिटी में देखे होंगे। फिर एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ये नया है DBMS का। तो DBMS का मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके आप उसे परचेस करो और देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ 11 रुपीज़ में वो DBMS की नोट्स है, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन की गई है, तो आप उससे बहुत अच्छे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इसमें देखो डेटा स्ट्रक्चर लैब है, C एंड C++ से यहाँ पे बताया गया है। तो आपको C++ भी पढ़नी पड़ेगी इसमें, उसमें आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, इसमें C++ पढ़नी पड़ेगी। फिर एडवांस जावा लैब है, फिर एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इसका लैब भी दिया गया है। वेब टेक्नोलॉजी, वेब जो होता है वेबसाइट, उस पर फिर एक मिनी प्रोजेक्ट दी गई है जो सर हर एक में होते हैं, तो एक मिनी प्रोजेक्ट तो आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपको अच्छी खासी सिलेबस देखने को मिल रही है। तो ये देखो, ये है मुंबई यूनिवर्सिटी की सिलेबस। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं। DBMS एक नया टॉपिक इसमें दिया गया है, इसमें OS नहीं दिया गया है। तो DBMS और कंप्यूटर नेटवर्किंग, आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं है, तो DBMS एक एडवांस दिया गया। तो आप देख सकते हो, अगर कुछ सब्जेक्ट्स को घटाएं तो कुछ सब्जेक्ट्स को इधर बढ़ा चुके हैं। तो सिलेबस लगभग सेम ही रहते हैं सारे में। मुंबई यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा एज़ कंपेरेटिवली आप बोल सकते हो थोड़ा सा कम टफ है एज़ कम्पेयर टू पुणे यूनिवर्सिटी। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो आपको तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पढ़नी तो आपको भी पड़ेगी बहुत अच्छे से अगर पास होनी है तो, क्योंकि वहाँ पे भी पास होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर एक आप नॉन CS बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आइए देख लेते हैं SNDT यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ये भी पहले एक मुंबई यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड थे, लेकिन ये इनकी खुद यूनिवर्सिटी बन गई है आई थिंक। तो इन्होंने अपना सिलेबस जो है लॉन्च किया है। मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, जैसा कि अभी हमने देखा था मुंबई यूनिवर्सिटी में, सेम उसी तरह है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, रिसर्च मैथोलॉजी एंड IPR, फिर एडवांस जावा है, फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग है विथ लिनक्स दिया गया। बताइए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़ करनी है इनकी। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस जावा लैब, कंप्यूटर नेटवर्किंग, फिर लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस दी गई है। SNDT यूनिवर्सिटी में, जो SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी होती है, वुमेंस के लिए है SNDT मुंबई में, तो इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है। तो इसमें भी आपको अच्छी खासी तगड़ी सिलेबस देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको डेटा स्ट्रक्चर दिया ही गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिवर्सिटी देती है वो थोड़ा सा टफ मानी ही जाती है। आपको यहाँ पे नेटवर्किंग दी गई है, OS दिया गया है, लिनक्स से पढ़ना है आपको, कंप्यूटर नेटवर्क और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़नी है, एडवांस जावा पढ़नी है। फिर आपको बहुत ही कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग लैब है, लिटरेचर है, तो इस सॉफ्ट स्किल। फिर इसमें भी आपको प्रोजेक्ट्स होंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर प्रेजेंटेशन हर एक सब्जेक्ट्स की देनी होगी, प्रेजेंटेशन बनानी होगी, फिर आपको असाइनमेंट मिलते हैं। तो जो डे होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो हमने बात कर लिया तीनों यूनिवर्सिटी की सिलेबस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके रोड मैप की कि कैसे इसे कंप्लीट करनी है हमें, क्योंकि अगर आप DSL को उठाओगे तो जो आपके और सिलेबस है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में OS है,
नेटवर्किंग है, और उसमें मुंबई में DBMS है, और फिर इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़नी है। तो ऐसे में आपको अगर एक सब्जेक्ट उठाओगे तो पीछे आपके छूटते हुए चले जाएंगे। तो आप मैनेज कैसे करें भैया, इतनी जो वास्ट है, इसको हम कैसे हैंडल कैसे करें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ में सीखनी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तभी सीखनी चाहिए जब आप पे एक लैंग्वेज कमांड है, पूरा मतलब पूरे तरीके से एक लैंग्वेज पे पूरी कमांड है, तभी जो है बहुत सारे बच्चे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे मूव ऑन करते हैं। लेकिन इसमें दोनों साथ में पढ़ना है, बैलेंस बना करके चलना है, और दोनों को साथ में पढ़ना है। आपको लैंग्वेज भी सीखनी है, वो भी एक नहीं दो लैंग्वेज सीखनी है, प्लस DS एल्गो को साथ में लेकर के चलना है। तो ज़्यादातर बच्चे का ऊपर से ही पार हो रहे होंगे। मैं श्योर शॉर्ट गारंटी दे सकता हूँ कि जो बच्चे नॉन CS बैकग्राउंड से होंगे उनको ऊपर से पार हो रहे होंगे। अगर लैंग्वेज सही समझ में भी आ रही होगी तो DS और एल्गो तो गारंटी है कि उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो बस आप इसमें एक ही चीज़ करो कि आप लैंग्वेज पहले अच्छे से पूरी तरीके से कमांड करो, जितनी जल्दी हो सकता है आप लैंग्वेज सीखो। एक जावा अगर हो रहा है तो जावा पहले सीखो, जावा स्क्रिप्ट हो रहा है तो जावा जैसे जैसे सीखोगे जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपने आप आने लगेंगे, जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट अपने आप धीरे धीरे आने लगेंगे। तो आप ये नहीं सोचना, बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं जावा और जावा स्क्रिप्ट सेम है सर, तो भैया ऐसा जावा और जावा स्क्रिप्ट सेम नहीं है। जैसे गुलाब और गुलाब जामुन में क्या डिफरेंसेस है, गुलाब और गुलाब जामुन में क्या डिफरेंसेस है, उसी तरीके से जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंसेस हैं। तो आप सोच सकते हो ये दोनों सेम नहीं है। आप एक बार जावा सीख जाओगे तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, आपको अच्छे से जावा स्क्रिप्ट सीख जाओगे। तो और मैं तो कहता हूँ अगर जावा सीख रहे हो तो उससे पहले आप एक लैंग्वेज C को थोड़े बेसिक आप देख लो, पूरी मत पढ़ो क्योंकि टाइम हमारे पास तो है ही नहीं। एक बेसिक देख लो तो आपको जावा भी सीखने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये ऐसे करके आप कर सकते हो, पहले एक लैंग्वेज पे कमांड करो, फिर आप डेटा स्ट्रक्चर, और जो कॉलेज में चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर उसे तो पढ़नी है धीरे धीरे। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना ग्रैब करो, फिर कोशिश करो, अगर अपने से हो पाता है तो सही, नहीं तो एक लैंग्वेज पकड़ो, वो कंप्लीट होगा तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए आ ही जाएगा। 450 क्वेश्चन की सीट्स मैंने प्रोवाइड की है बहुत सारे बच्चों को, तो वो जा करके आप जब एरे स्टार्ट कर लोगे तो वो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना धीरे धीरे, आपको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में देने जाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वो 450 क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही हैं। तो इस तरीके से जो आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है, और OS नेटवर्किंग और जो अदर सब्जेक्ट्स हो गए उनको आपको इतना ही पढ़ना है जितना आप पास हो सको, जितना एक अच्छी मार्क्स ला सको। उसमें आपको मास्टरी नहीं करनी है, जैसे कि अगर लेके बैठे शाम में तो आप रात भर पढ़ लगे हो OS के लिए, तो OS के लिए आपको ऐसी नहीं करनी। कॉलेज की जो नोट्स मिलती है बस उतना ही पढ़ना जितना सफिशिएंट है कि आप एग्ज़ाम में पास हो सको, एक अच्छी मार्क्स आ सके, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। ज़्यादा टाइम आपको एक लैंग्वेज पे और DS एल्गो पे ही देना है। तो अगर आपके पास 5 बजे से क्लास ऑफ होता है तो 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद 6 बजे से आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल करो। 5 से 6 घंटे आप डेली दो, और डेली हर एक सब्जेक्ट को 2-3 घंटे तो आप DS एल्गो को दो ही दो। एक जावा और DS एल्गो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देनी है। ये आप बांध लो, गांठ बांध लो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय DS एल्गो और एक लैंग्वेज पे देनी है। अगर लैंग्वेज के लिए आप 2 घंटे दे रहे हो तो 1 घंटे आप DS एल्गो पे जरूर दो। डेटा स्ट्रक्चर आप गो थ्रू करो, उसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, जो कॉलेज में हुआ वो सिर्फ देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ पड़े हैं वो जा करके देखो, कुछ नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से जो है आप धीरे धीरे करके एक रिदम में आ जाओगे। डेली प्रैक्टिस करोगे, हर एक लैंग्वेजेस के हर एक पढ़ोगे तो डेली आपको आदत बन जाएगी। फिर आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको ज़्यादा इशू नहीं होगी। नॉन CS बैकग्राउंड को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और CS बैकग्राउंड को थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू नॉन CS, क्योंकि वो पहले से BCA BSc CA में पढ़ के आ रहे हैं। जावा हो गया या फिर और DS एल्गो हो गया, तो उनको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जो है प्रोजेक्ट्स का काम हो गया या फिर असाइनमेंट का काम हो गया, ये वीकेंड जब हमारे मिलते सैटरडे संडे, उसमें कोशिश करो कि उस टाइम बनाए, या फिर जो है आपको कॉलेज में लेकर के जाओ लैपटॉप। अगर आपको मिनी प्रोजेक्ट है तो जो खाली पीरियड है या फिर कोई पीरियड ऐसा है कि आप लग रहा है कि हमें ये फालतू है, तो आप जाकर के लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी में जाकर के अपना काम करो, असाइनमेंट का काम करो। जो भी कॉलेज का काम होता है वो कॉलेज में ही कर लिया करो, तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ये ज़्यादा आपको टाइम बचाएंगे। तो जो भी काम है कॉलेज का कोशिश करो कि कॉलेज में ही हो जाए, घर में सिर्फ DS एल्गो जावा पे ही फोकस किया जाए। ये मेरी राय है आपसे, ये मेरी ही क्या बोल सकते हो एडवाइस मान लो, कि जो भी कॉलेज का काम होता है वो कॉलेज
के लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज के जो है खाली पीरियड हो गया, उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करो। होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपके पास वीकेंड है, आप उसमें कर सकते हो। और ज़्यादा ही ज़रूरी है तो फिर 1 घंटे आप शाम में उसे कॉलेज के काम के लिए दो। तो दोस्तों ये रही रोड मैप। आप इस तरीके से इस पेपर के पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप जो है कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और इंटरव्यू तो आपका क्रैक होना ही, प्लेसमेंट तो लगना ही लगना है। एक प्रोजेक्ट जो मेन प्रोजेक्ट है अभी से ही डिसाइड कर लो कि अभी से ही माइंड में अंदर बनाते रहो कि हमें फाइनल प्रोजेक्ट किस पे बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है, कैसे बनानी है, क्या करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी, क्या क्या स्किल की ज़रूरत होगी, अभी से ही माइंड में बना करके रखो। तो एक फाइनल प्रोजेक्ट, तगड़ी फाइनल प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगी आने वाले समय में। जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे सेमेस्टर 3 कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सोचोगे रेज्यूमे बिल्ड कैसे करें, प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, तो उस टाइम ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो अभी से ही कम से कम स्टार्ट करो, प्लानिंग करो, एक ढांचा, क्या बोल सकते हैं, ढांचा तैयार करने की कोशिश करो अपने माइंड में ही। फिर उसे आप कॉपी पेन पे लिखो कि मेरे प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे, इसमें ये रहेगा वो रहेगा। तो अभी से धीरे धीरे करोगे तो आपके 1 साल में तो एक अच्छी खासी तगड़ी प्रोजेक्ट बनी जाएगी। मेन प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सबको बनानी है, कंपलसरी है। कंपनी एक प्रोजेक्ट देखेगी ही देखेगी, ये श्योर शॉट है। तो अभी से आप प्लानिंग करो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करो। कुछ तो मैं उन्हें का कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ तो राय जरूर ही दूंगा, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये रोड मैप अच्छी लगी होगी, इससे आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।